हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूरेका क्लासेज में। आज की क्लास के अंदर अपन इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक देखेंगे या इकोलॉजी से अपने एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेने वाले हैं और वो टॉपिक अपना होने वाला है बायोडायवर्सिटी लॉस या जैव विविधता संरक्षण। बायोडायवर्सिटी लॉस या फिर जैव विविधता क्षति। पीछे हमने एक क्लास ली थी एनवायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर, उसमें हमने देखा था बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन या जैव विविधता संरक्षण। और आज की क्लास के अंदर अपन देखने जा रहे हैं कि जैव विविधता की क्षति के क्या क्या कारण हो सकते हैं, वो अपन डिस्कशन करेंगे। तो अपन नॉर्मली यहाँ पे एक डाटा देखेंगे IUCN का। IUCN रेड डाटा बुक 2004 के अनुसार पिछले 500 वर्षों में (784) जातियां विलुप्त हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है। मतलब पिछले 500 वर्षों के अंदर 784 जातियां, स्पीसीज की बात करें, किसी जीव या ऑर्गेनिज्म की बात नहीं कर रहे हैं, ये इतनी जातियां विलुप्त हुई है। इनके विलुप्त होने के पीछे का रीजन क्या होता है, वो है अपनी जैव विविधता की क्षति। जैव विविधता की क्षति के क्या क्या कारण हो सकते हैं, वो आज की क्लास के अंदर अपन देखने वाले हैं। अब ये जो 784 जातियां विलुप्त हुई है, इनमें से भी अपन ये देखने वाले हैं कि जो कशेरुकी प्राणी है, कशेरुकी प्राणी जिनको हम बोलते हैं कोर्डेटा, इनकी 338 जातियां विलुप्त हो चुकी है। 338 जातियां विलुप्त हो चुकी है। उसके बाद में जो अकशेरुकी प्राणी है, अकशेरुकी प्राणी जिनको हम बोलते हैं नॉन कोर्डेटा, इन नॉन कोर्डेटा की जो प्रजातियां हैं अपनी 359 जातियां विलुप्त हो चुकी है इनकी। उसके बाद में जो प्लांट स्पीसीज है अपनी पादप जातियां, ये टोटल 87 या 87 जातियां हैं जो कि विलुप्त हो चुकी है। इनकी टोटलिंग करेंगे तो अपने पास में ये मिलने वाली है 784। मतलब पिछले 500 वर्षों के अंदर, मतलब 2004 का ये डाटा बता रहा। IUCN के अंदर रेड डाटा बुक है जिनके अंदर इंफॉर्मेशन होती है, जो विलुप्त हो गई है उन प्रजातियों की इंफॉर्मेशन होती है। वो डाटा बता रहा है कि पिछले 500 वर्षों के अंदर 784 जातियां विलुप्त हो चुकी है। अब वर्तमान के अंदर जो विलुप्त हुए हैं उनकी सूची भी अपन देख रहे हैं एक बार। उसके बाद में अपन इस टॉपिक को डिटेल से स्टार्ट करेंगे। वर्तमान में विलुप्त प्रजातियां जो अभी अभी विलुप्त हुई है, उसके अंदर अपना आता है एक तो मॉरिशस का डोडो पक्षी। उसके बाद में जो अभी विलुप्त हुआ है उसमें आता है अपना अफ्रीकन क्वेगा, अफ्रीकन क्वेगा। उसके बाद में आता है ऑस्ट्रेलियन थाइलेसिन। फिर जो अभी लेटेस्ट विलुप्त हुई है उसमें आता है रूस की स्टीलर समुद्री गाय, और एक रूस का पैसेंजर कबूतर होता है, वो भी अभी अभी विलुप्त हुआ है, पैसेंजर कबूतर। और कुछ बाघ की प्रजातियां भी अभी विलुप्त हुई है। बाघ की 3 प्रजातियां हैं जो विलुप्त हुई है। एक का नाम है बाली, एक है जावन और एक है कैस्पियन। ये बाघ की 3 प्रजातियां हैं जो अभी अभी विलुप्त हुई है। तो ये तो वर्तमान में जो विलुप्त प्रजाति है
उनके डाटा अपन ने लिखे कि कौन कौन सी प्रजाति है जो कि विलुप्त हुई है अभी अभी। उसके बाद में अपन ने यहाँ पे इंट्रोडक्शन के अंदर ये देखा है कि IUCN रेड डाटा बुक 2024 के अनुसार ये बता रहे हैं, तो अपने को थोड़ी सी जानकारी इनके बारे में भी होनी चाहिए कि ये जो IUCN होता है, सबसे पहले तो इस IUCN का पूरा नाम क्या होता है। IUCN, इसके पूरे नाम की अपन बात करें तो इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। IUCN का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। अब इस IUCN का जो मुख्यालय होता है मेन, वो कहाँ पे है, ये भी एक छोटा क्वेश्चन बनता है। तो इसका मुख्यालय होता है स्विट्जरलैंड में। IUCN का मुख्यालय कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड के अंदर। फिर ये जो रेड डाटा बुक है, रेड डाटा बुक, इसको कौन प्रकाशित करवा रहा है, इसको IUCN करवा रहा है। और इस रेड डाटा बुक या लाल आंकड़े पुस्तिका ये किन जातियों की सूची रखता है, जो संकटापन्न जातियां होती है, संकटापन्न जातियां की सूची रखता है ये। दूसरा अपन ये बोल सकते हैं कि जो जातियां विलुप्त हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी हो या विलुप्त होने की कगार पे है, विलुप्त होने की कगार पे है, उनकी सूची कौन रखता है, रेड डाटा बुक रखती है। उसके बाद में एक ग्रीन डाटा बुक भी होती है अपनी, ग्रीन डाटा बुक। इस ग्रीन डाटा बुक के अंदर कैसी सूची रखते हैं अपन, जो दुर्लभ पादप प्रजातियां होती है, दुर्लभ पादप प्रजातियां होती है, उनकी सूची किसके पास में होती है, ग्रीन डाटा बुक के पास में होती है। तो हमने नॉर्मली इंट्रोडक्शन में क्या देखा है, जैव विविधता की क्षति के अंदर एक रिकॉर्ड देख रहे हैं अपन IUCN रेड डाटा बुक, जो कि विलुप्त होने वाली जातियां हैं, जो संकटग्रस्त जातियां हैं, जो थ्रेटेंड ग्रुप रहता है स्पीसीज का, उनका जो रिकॉर्ड रखता है। ये बता रहा है कि पिछले 500 वर्षों में 784 जातियां विलुप्त हुई है, जिसके अंदर जो कोडेड एनिमल्स होते हैं उनकी 338 स्पीसीज है जो कि एक्सटिंक्ट हो चुकी है। उसके बाद में जो नॉन कोडेड है, जिसको अकशेरुकी प्राणी बोलते हैं, उसकी जो स्पीसीज है 359 स्पीसीज है जो कि एक्सटिंक्ट हो चुकी है। उसके बाद में प्लांट स्पीसीज है जिनकी 87 स्पीसीज है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है। उसके बाद में प्रेजेंट टाइम के अंदर ऐसी कौन कौन सी स्पीसीज है जो कि एक्सटिंक्ट हो चुकी है, जो कि इस दुनिया में अब नहीं रहे हैं। उसके अंदर अपन बात करते हैं मॉरिशस का डोडो पक्षी, अफ्रीकन का क्वेगा, ऑस्ट्रेलियन थाइलेसिन, रूस की स्टीलर समुद्री गाय, पैसेंजर कबूतर और बाघ की 3 प्रजातियां हैं, बाली, जावन और केस्पियन नाम की प्रजातियां हैं। ये प्रेजेंट टाइम के अंदर अब नहीं है, ये एक्सटिंक्ट हो चुकी है। उसके बाद में IUCN का डिस्कशन किया, तो IUCN का पूरा नाम अपन ने देखा है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। इस IUCN का जो इंस्टीट्यूट या मुख्यालय होता है वो कहां पे होता है, अपना स्विट्जरलैंड के अंदर होता है। और रेड डाटा बुक के अंदर अपन कौन सी जातियों की सूची रखते हैं, संकटापन्न जातियों की सूची रखते हैं, या जो एक्सटिंक्ट हो चुकी है या एक्सटिंक्ट होने की कगार पे है, उन जातियों का जो डाटा या रिकॉर्ड रखा जाता है वो किस में रखा जाता है, रेड डाटा बुक के अंदर रखा जाता है। अब अपना इस जैव विविधता क्षति या बायोडायवर्सिटी लॉस के अंदर एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन स्टार्ट होने वाला है कि बायोडायवर्सिटी लॉस के रीजन क्या है, या जैव विविधता क्षति के कारण कौन कौन से होते हैं। तो उसको अपन एक चार्ट से यहाँ पे समझने वाले हैं। बायोडायवर्सिटी लॉस या फिर जैव विविधता क्षति। अब जैव विविधता क्षति के कौन कौन से महत्वपूर्ण कारक होने वाले हैं उनके बारे में अपन डिस्कशन कर रहे हैं। सबसे पहला जो मोस्ट इंपोर्टेंट कारण है बायोडायवर्सिटी लॉस का, वो है अपना हैबिटाट फ्रेगमेंटेशन। हैबिटाट फ्रेगमेंटेशन जिसको हम बोलते हैं
आवासों का विखंडन, आवासों का विखंडन, इन सब रीजन के बारे में अपन डिस्कशन करने वाले हैं। पहले कौन कौन से रीजन है उनके नाम लिखेंगे, उसके बाद में इनको डिटेल से एक्सप्लेन भी करने वाले हैं। उसके बाद में दूसरा जो रीजन है वो है अपना हैबिटाट डिस्ट्रक्शन, जिसको हम बोल सकते हैं आवासों का विनाश। ये दूसरा रीजन हो गया है बायोडायवर्सिटी लॉस का। उसके बाद में को एक्सटिंक्शन, जिसको हम बोलते हैं सह विलोपन या सह विलुप्तता। ये जैव विविधता की क्षति का तीसरा कारण हो गया है। चौथा जो कारण है वो है अपना डिस्टरबेंस, जिसको हम बोलते हैं विक्षुब्धन, डिस्टरबेंस या विक्षुब्धन, ये अपना चौथा कारण हो गया है। पांचवा जो कारण है वो है इन्वेशन ऑफ एलियन स्पीसीज, या फिर इसको बोले अपन एक्जोटिक स्पीसीज, जिसे हिंदी में अपन कहेंगे विदेशी जातियों का आक्रमण, विदेशी जातियों का आक्रमण। ये 5 रीजन हो गए हैं। उसके बाद में जो छठा रीजन है वो है अपना पोल्यूशन। और पोल्यूशन के अंदर भी कौन कौन से मेन है, एक तो एयर पोल्यूशन और एक वाटर पोल्यूशन, मतलब प्रदूषण। प्रदूषण में भी कौन कौन से, जल प्रदूषण व वायु प्रदूषण। उसके बाद में छठा, कितने रीजन हो गए अपने, 3, 3, 6 और 1, 7। ये 7वां रीजन अपन देख रहे हैं। 7वां रीजन है जैव विविधता की क्षति का, वो है शिफ्टिंग और ज़ूम कल्टीवेशन, मतलब स्थानांतरी या ज़ूम जुताई। ये भी जैव विविधता की क्षति का कारण है। 8वां जो कारण अपने को मिलने वाला है वो है अपना ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, जिसको हम बोल सकते हैं अत्यधिक दोहन, अत्यधिक दोहन। अब अपन देखते हैं इनको। जैव विविधता की क्षति के कारण या रीजन्स ऑफ बायोडायवर्सिटी लॉस, कौन कौन से ऐसे रीजन है जिसकी वजह से जैव विविधता के अंदर हानि देखने को मिलती है। सबसे पहला है रीजन आवासों का विखंडन। और ये जितने भी रीजन अपन ने लिख रखे हैं, इनमें ये जो आवासों का विखंडन है ये जैव विविधता की क्षति का मुख्य कारण होता है। जैव विविधता की क्षति का मुख्य कारण प्राकृतिक आवासों का विखंडन होना है। हैबिटाट फ्रेगमेंटेशन या आवासों का विखंडन, मतलब नॉर्मली कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अपने एनवायरनमेंट के अंदर रह रहा है, जहां भी रह रहा है। अब उस एरिया के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत हो गई है, जैसे मान लो रोड का काम चल रहा है, कोई इंडस्ट्री है, मतलब कोई कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां बन रही है, तो उस वजह से उनको वहां से धकेल करके दूसरी आवासों के अंदर भेजा जा रहा है। तो मतलब वो आवासों का विखंडन हो रहा है, हैबिटाट फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। और नए आवास के अंदर जाएंगे तो वहां पर उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ये मेन रीजन है, मतलब वो प्राकृतिक आवासों में नष्ट हो जाएंगे, फिर वहां से उस एरिया से चले जाएंगे और मतलब कंप्लीट तरीके से वो नष्ट हो जाएंगे।
दूसरा रीजन है आवासों का विनाश होना। जैसे मान लो कि एक अपना पृथ्वी के फेफड़ों के नाम से अमेजन रेन फॉरेस्ट, अमेजन वर्षा वन, जिसको हम पृथ्वी के फेफड़ों के नाम से भी जानते हैं, अब उस अमेजन वर्षा वन का विनाश किया जा रहा है। और वो विनाश किस लिए किया जा रहा है, मतलब इसके नीचे अपन ये लिख सकते हैं, जो अमेजन वर्षा वन है उसको सोयाबीन की कृषि के लिए, सोयाबीन की खेती के लिए पूरी तरीके से साफ किया जा रहा है, पूरी तरीके से साफ किया जा रहा है। और हम ये देख रहे हैं साफ किया जा रहा है, और हम ये देखते हैं कि इस पूरे वर्ल्ड के अंदर, विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा जो स्पीसीज डाइवर्सिटी देखने को मिलती है वो यहाँ की देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे सोयाबीन की खेती के लिए इसको पूरी तरीके से, इनमें जितने भी पेड़ पौधे हैं उनकी कटाई की जा रही है, उनको साफ किया जा रहा है। उसके बाद में है अपना को एक्सटिंक्शन, सह विलुप्तता। अब नेचर के अंदर ऐसी स्पीसीज इंटरेक्शन देखने को अपने को मिलती है एक इकोसिस्टम के अंदर कि एक स्पीसीज होती है वो दूसरी स्पीसीज के ऊपर डिपेंड रहती है। अब यदि वो स्पीसीज जिसके ऊपर दूसरी स्पीसीज डिपेंड रहती है, वो स्पीसीज यदि विलुप्त हो रही है तो उसके साथ में फिर धीरे धीरे दूसरी वाली स्पीसीज भी विलुप्त होने लग जाती है, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है। उसके बाद में ओवर एक्सप्लॉयटेशन है, अत्यधिक दोहन की बात करें तो मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, जैसे मान लो कि उनको लकड़ी चाहिए ईंधन के लिए, दवाइयों के लिए पेड़ पौधे चाहिए, लेकिन आजकल डिमांड इनकी ज़्यादा बढ़ चुकी है तो बहुत ज़्यादा पेड़ पौधों की कटाई की जा रही है दवाइयों के लिए, ईंधन के लिए। तो उसकी वजह से पेड़ पौधों की कटाई होगी तो वहां पे जो ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं उनका भी कुछ ना कुछ नुकसान होने को मिलेगा। तो अत्यधिक दोहन की वजह से भी बायोडाइवर्सिटी कम हो रही है। उसके बाद में पॉल्यूशन की अपन बात करें तो जल प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से। अब जैसे जल प्रदूषण है तो एक एरिया के अंदर यदि जल प्रदूषण है, उस एरिया के अंदर जितनी भी स्पीसीज वहां पे है, प्लांट हो या एनिमल स्पीसीज हो, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो जरूर वहां पे प्रभावित होने वाले हैं। अब वायु प्रदूषण है तो वायु प्रदूषण जैसे अपन एक स्पीसीज रहती है लाइकेन, और लाइकेन होता है वो एयर पोल्यूशन का इंडिकेटर होता है, वायु प्रदूषण का सूचक जिसको माना जाता है, जिसको SO2 और NO2 का सूचक माना जा रहा है। लेकिन वायु में प्रदूषण होने की वजह से लाइकेन की स्पीसीज है वो भी अफेक्ट हो रही है, उसको भी नुकसान हो रहा है। उसके बाद में अपन बात करें कि स्थानांतरी या झूम जुताई। अब जैसे कुछ इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं जिसमें वहाँ पे उस एरिया के अंदर इंडस्ट्री बनाने के लिए किसानों को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजा जा रहा है, जिसकी वजह से भी बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है। डिस्टर्बेंस या विक्षुब्धन, ये किसको बोलते हैं, जैसे मान लो इन्वायरमेंट के अंदर या अचानक से कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, जैसे मान लो कि बाढ़ आ गया है, भूकंप आ गया है, आग लग चुकी है, तो आग लगने के बाद में उस एरिया के अंदर मान लो आग लगी है तो उस एरिया के अंदर जितनी स्पीसीज थी वो धीरे धीरे नष्ट हो रही है आग लगने की वजह से या बाढ़ आने की वजह से। तो उस परिवर्तन को हम बोलते हैं विक्षुब्धन या फिर डिस्टर्बेंस, और उस डिस्टर्बेंस की वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है, जैव विविधता के अंदर क्षति देखने को मिलती है। उसके बाद में है विदेशी जातियों का आक्रमण। कुछ ऐसी स्पीसीज होती है विदेशों से हमारी कंट्री के अंदर लेके आते हैं, और हमारी कंट्री के अंदर जो मेन स्पीसीज है जिसको हम नेटिव स्पीसीज के नाम से जानते हैं, उन स्पीसीज के लिए वो खतरा बन जाती है, और उन स्पीसीज के लिए खतरा बनेगी तो वो भी एक बायोडाइवर्सिटी लॉस का रीजन होता है, जैव विविधता की क्षति का कारण होता है। अब ये तो नॉर्मली अपन ने ऐसे देखा है कि ऐसे रीजन कौन कौन से हैं जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है। अब अपन इनको जो इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लो कि एक अपन लेंगे यहाँ पे को एक्सटिंक्शन का और एक लेंगे अपन विदेशी जातियों का आक्रमण वाला। इसको हम थोड़ा सा डिटेल से एक्सप्लेन करने वाले क्योंकि ये थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब अपन जैव विविधता क्षति के कारणों के अंदर एक जो कारण हमने देखा था विदेशी जातियों का आक्रमण या फिर इन्वेशन ऑफ एक्जोटिक स्पीसीज, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। विदेशी जातियों का आक्रमण या इन्वेशन ऑफ एक्जोटिक स्पीसीज या इन्वेशन ऑफ एलियन स्पीसीज या इन्वेशन ऑफ फोरिजन स्पीसीज। अब ऐसी कौन कौन सी विदेशी जातियां हैं जो कि अपनी जो नेटिव स्पीसीज है, जो मूल जाति है, उनको अफेक्ट कर रही है। उसके अंदर अपन एग्जांपल ले रहे हैं। सबसे पहला
जलकुंभी का, जिसको हम बोलते हैं वाटर हाइसिंथ। इसका बॉटनिकल नेम जो होता है वो होता है आइकोर्निया प्रेसिपस। अब ये जो जलकुंभी या वाटर हाइसिंथ या आइकोर्निया वाला जो प्लांट है, ये एक एक्वेटिक प्लांट होता है, जलीय पौधा होता है। ये पौधा कहां का है? ये है यूरोप का। यूरोप का। इसको यूरोप से लाया गया था एशिया के अंदर। यूरोप से एशिया के अंदर लाया गया था और आज ये भारत के जलाशयों में इतना फैल गया है कि इसके ऊपर नियंत्रण पाना मुश्किल हो गया है खरपतवार के रूप में। और इसलिए इस जलकुंभी को या वाटर हाइसिंथ को या आइकोर्निया प्रेसिपस को हम टेररिज्म ऑफ बंगाल या फिर बंगाल का आतंक भी कहते हैं इसको। उसके बाद में दूसरी जो स्पीशीज है अपनी इन्वेसिव, उसका नाम है लेंटाना कैमेरा। लेंटाना कैमेरा। लेंटाना कैमेरा यह उष्णकटिबंधीय अमेरिका से आई हुई एक झाड़ी है। एक झाड़ी है, मतलब लेंटाना कैमेरा जो स्पीशीज है वो क्या है? अमेरिका की एक झाड़ी का नाम है। और ये आज भारत के राज्यों में खरपतवार के रूप में हर जगह पे फैली हुई है, जो कि मूल जो स्पीशीज है, जो नेटिव स्पीशीज है, उनको नुकसान पहुंचा रही है। उसके बाद में तीसरी जो स्पीशीज है वो है अपनी गाजर घास। गाजर घास, जिसको हम बोलते हैं कांग्रेस घास, कैरेट ग्रास, कांग्रेस ग्रास। और इसका जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है अपना पार्थेनियम। अब ये जो गाजर घास या कांग्रेस घास या पार्थेनियम है, ये क्या होती है? ये भी एक खरपतवार होती है और इसके जो परागकण होते हैं वो क्या करते हैं? वो मनुष्य के अंदर एलर्जी व अस्थमा जैसी बीमारियों को उत्पन्न करते हैं। अस्थमा जैसी बीमारियों को उत्पन्न करते हैं। उसके बाद में जो चौथी विदेशी जाति है वो है नाइल पर्च। और ये नाइल पर्च क्या होती है? ये मछलियों की एक प्रजाति होती है जिसको नील नदी से लाया गया। नील नदी से लाया गया और अफ्रीका की विक्टोरिया झील में छोड़ा गया। विक्टोरिया झील में छोड़ा गया। अब यहां पे अफ्रीका की विक्टोरिया झील के अंदर जो सिचलिड मछलियां रह रही थी पहले से, सिचलिड मछलियां, इन सिचलिड मछलियों की 200 से अधिक जातियां विलुप्त हो गई इस मछली के आने से। 200 से अधिक जातियां विलुप्त हो गई, तो ये तो नुकसान वाली बात ही है। उसके बाद में पांचवी है अपनी अफ्रीकन कैटफिश। अफ्रीकन कैटफिश, और इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है क्लेरियस गेरीपाइनस। क्लेरियस गेरीपाइनस। इस क्लेरियस गेरीपाइनस या अफ्रीकन कैटफिश को हमारी नदियों के अंदर, यमुना नदी के अंदर छोड़ा गया। यमुना नदी में छोड़ा गया अफ्रीका से ला करके। तो यहां यमुना नदी के अंदर जो हमारी मूल जाति की जो फिशेस थी, जिनको हम बोलते हैं एसल्क मीन,
केटफिश, ये विलुप्त हो गई, विलुप्त हो गई। तो विदेशी जातियां कौन कौन सी देखी अपन ने? एक तो वाटर हाइसिंथ, जलकुंभी या आइकोर्निया, जो कि यूरोप के अंदर थी और यूरोप से एशिया के अंदर आई, और एशिया में आने के बाद में ये भारत और चीन के अंदर खरपतवार के रूप में पूरी तरीके से फैल चुकी है, और भारत के जलाशयों में तो इतनी फैल चुकी है कि इनके ऊपर अब नियंत्रण पाना भी मुश्किल हो गया है। दूसरी जो विदेशी स्पीशीज है जिसका नाम है लेंटाना कैमेरा, ये एक उष्ण कटिबंधीय अमेरिका से लाई हुई एक झाड़ी है, और ये झाड़ी आज भारत के कई राज्यों के अंदर खरपतवार के रूप में फैल चुकी है, जो कि मूल जातियों को नुकसान पहुंचा रही है, जिसकी वजह से बायोडायवर्सिटी लॉस हो रही है। तीसरी जो विदेशी जाति है उसका क्या नाम है? गाजर घास या कैरेट ग्रास, जिसको हम कांग्रेस ग्रास के नाम से भी जानते हैं, जिसका बॉटनिकल नेम पार्थेनियम होता है। यह भी एक खरपतवार के रूप में फैली हुई है, और इस ग्रास के जो पोलन ग्रेन होते हैं, जो परागकण होते हैं, उनके परागकण मनुष्य के अंदर एलर्जी या श्वसन संबंधी जो विकार होते हैं जैसे कि अस्थमा, ऐसी बीमारियों को उत्पन्न करते हैं। चौथी जो इन्वेसिव स्पीशीज होती है नाइल पर्च, ये नाइल पर्च एक फिश की स्पीशीज होती है जो कि नील नदी से लाई गई और अफ्रीका की विक्टोरिया झील के अंदर इसको छोड़ा गया। जैसे ही इसको अफ्रीका की विक्टोरिया झील के अंदर छोड़ा गया तो उस विक्टोरिया झील के अंदर जो फिश की मूल स्पीशीज थी, जिसको हम सिचलिड फिश के नाम से जानते हैं, उस सिचलिड फिश की 200 से भी अधिक जातियां विलुप्त हो गई। किसके आने की वजह से? नाइल पर्च का नील नदी में आने की वजह से, जिसकी वजह से बायोडायवर्सिटी लॉस हुई है। उसके बाद में है अपनी अफ्रीकन कैटफिश, जिसका साइंटिफिक नेम होता है क्लेरियस गेरीपाइनस। इस क्लेरियस गेरीपाइनस को अफ्रीका से अपने भारत की यमुना नदी के अंदर ला करके छोड़ा गया, और अपनी जो यमुना नदी के अंदर कुछ एसल्कमीन थी, जो कि कैटफिश थी एसल्कमीन वाली, उसकी कई जातियां विलुप्त हो गई है। उसके बाद में दूसरा जो बायोडायवर्सिटी का रीजन है वो है अपना सहविलुप्तता। अब ये सहविलुप्तता क्या होती है, इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम में। सहविलुप्तता, या फिर इसको हम बोल सकते हैं को एक्सटिंक्शन। को एक्सटिंक्शन, इसमें क्या होता है? यदि पारितंत्र में एक जाति विलुप्त होती है, एक जाति विलुप्त होती है, तो उस पर निर्भर दूसरी जाति का अस्तित्व भी खत्म हो जाता है। अपनी लैंग्वेज में लिख रहे हैं इसको, दूसरी जाति का अस्तित्व भी खत्म हो जाता है, तो इसे सहविलुप्तता कहते हैं। तो इसे सहविलुप्तता या को एक्सटिंक्शन कहते हैं। इकोसिस्टम के अंदर कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के अंदर रहते हैं। एक जीव दूसरे जीव के ऊपर पूरा का पूरा डिपेंडेंट रहता है। जैसे अपन नॉर्मली एग्जांपल लेके देखते हैं अपने लाइकेन का। लाइकेन किसका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है? फंजाई और एल्गी का। यदि फंजाई और एल्गी दोनों एक साथ में जुड़े हुए हैं तब तो लाइकेन ग्रो कर पा रही है या लाइकेन बन पा रही है। लेकिन उस फंजाई या एल्गी में से यदि एक भी गायब हो गया है तो उसके साथ में फिर कवक भी गायब होने वाला। जैसे शैवाल अलग हो गया है तो उसके साथ में कवक भी अलग होने वाला है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सहविलुप्तता बोलते हैं। तो ये नॉर्मली अपने बेसिक डिस्कशन किया है बायोडायवर्सिटी लॉस के लिए, जैव विविधता क्षति के लिए। आगे अपन ऐसे ही इन्वायरमेंटल बायोलॉजी की कंटिन्यू वीडियो रखने वाले हैं। आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।